नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हम दो वीडियो बनाएंगे, जिसमें आज पहला वीडियो जारी हो रहा है। इसमें लगभग 30 प्रश्नों की उत्तर सहित व्याख्या की गई है। दोस्तों, यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हों अथवा वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो इस कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपके लगभग सभी परीक्षाओं में समान रूप से लाभदायक होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आपको पहुँचे। दोस्तों, ये इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद है कि लॉकडाउन के दौरान तथा ऐसे अभ्यर्थी जो क्लास करने नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए एक अच्छा क्लास और अच्छा क्वेश्चन बैंक वीडियो जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनको जो है अपनी परीक्षा को पास करने में, अपनी परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो। तो आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल द्वारा इस प्रकार से नियमित क्लासेस जारी किए जाएंगे। अभी कुछ दिनों बाद जो है लाइव क्लास की जाएगी, जिसमें आपको निःशुल्क क्लास दी जाएगी। सब बच्चों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव क्लास को जो है देखें, यूट्यूब चैनल को देखें और अपने सारे क्वेश्चन को हल करें। तो हम अभी विश्व भूगोल के अंतर्गत खगोल की श्रृंखला को चला रहे हैं, जिसमें ये हमारा 9वां वीडियो है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध होगा कि वो पिछले प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सभी वीडियो को क्रम से समय समय से अलग अलग समय पे देख करके अपनी तैयारी कर लें, नोट्स बना लें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में उनको आसानी हो और अपनी परीक्षा में अच्छा रिजल्ट वो दे सकें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसमें हम 30 प्रश्नों की व्याख्या आपके सामने करेंगे। तो पहला आप सामने देखिए स्क्रीन पर हमने कुछ सैटेलाइट्स के जो है इमेज लगाए हैं, जिसमें भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था और जो भी सैटेलाइट्स हैं जो कि हमारे अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उनके हमने कुछ इमेजेस लगाए हैं, ताकि आपके पास एक इमेज बन सके, कल्पना बन सके कि किस प्रकार से सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उनका क्या पोजीशन होता है। तो स्क्रीन पर जो है पहला प्रश्न हमारा दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की खगोल की उपलब्धियां, एस्ट्रोनॉमिकल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, ये हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इनसैट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेशों से छोड़े गए। दूसरा, PSLV का प्रयोग IRS श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया गया। तीसरा सेंटेंस है, भारत में GSLV के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित शील जनित इंजन का प्रयोग किया गया। और चौथा स्टेटमेंट है, वर्ष 2001 में छोड़े गए GSLV में अंकीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भार पेलोड है। तो ये पहला प्रश्न जो है UPPCS परीक्षा का है, जो 2001 में आया है। इसमें 4 सेंटेंस दिए हैं, चारों सेंटेंस में देखना है कि कौन सा हमारा ये सेंटेंस जो है कथन कर सही है, इसमें कूट को मिलान करना है। तो इसमें एक ए में दे रहा है 1 2 3 4, बी में दे रहा है 2 3 4, सी में दे रहा है 1 2 4 और डी में दे रहा है 1 और 3। तो देखा जाए दोस्तों तो सही उत्तर हमारा जो है कौन होगा? सही उत्तर हमारा सी होगा, यानी 1 2 4 हमारा कथन सही है। यानी पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, चौथा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। यानी पहली बार स्वदेश निर्मित शील जनित इंजनों का प्रयोग हम लोग GSLV के तीसरे चरण में नहीं किए थे। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगर इसकी व्याख्या पे जाएं दोस्तों तो कुछ हम जो है फुल फॉर्म को देखेंगे। इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसकी शुरुआत हालांकि 1982 में ही की गई थी। इनसैट फर्स्ट ए जो कि असफल रहा, लेकिन अगले ही साल अगस्त 1983 में IB इनसैट 1B को शुरू किया गया 1983 में, और ये सफल रहा। तो ये इतिहास ज़रा आप ध्यान से रखेंगे, नोट कर लेंगे, ये क्रम बहुत पूछता है। इनसैट श्रृंखला की शुरुआत कब हुई? तो 1A असफल रहा, 1B सफल रहा। शुरुआत 1982 में हुआ लेकिन असफल, लेकिन सफल की बात पूछेगा तो 1983 हमारा सही होगा। इसके अलावा PSLV दिया हुआ है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
और GSLV दिया है तो GSLV का फुल फॉर्म होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है व्याख्या हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह से एक तरह से मिलान करने के लिए है। इसमें दो सूचियां दी गई हैं, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। एक सूची में जो है कुछ शब्दावली दी है इसरो, सार, NRSA, SAC, और इधर जो है सूची इधर जो है मिलान करना है कि उसका मुख्यालय कहाँ है। तो हासन, अहमदाबाद, बंगलौर और श्रीहरिकोटा। अगर इस सूची को हम मिलान करें दोस्तों तो इसमें हमारा जो इसरो है, इसरो का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, तो इसरो का जो है बेंगलोर में होगा। सार का कहाँ पे होगा, श्रीहरिकोटा रिसर्च को सार कहते हैं। NRSA कहाँ होगा, तो ये जो है हासन कर्नाटक में होगा। और SAC जो सेंटर कहाँ है, ये अहमदाबाद में है। तो अगर इस प्रकार से देखें तो दूसरा में हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगर इनकी व्याख्या करते हैं दोस्तों, इनका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसरो की बात करेंगे। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अगस्त 1969 में बेंगलोर में की गई। हालांकि इससे पहले एक संस्था बनाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक संस्था बनाई थी 1962 में, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी इसको शॉर्ट में इनकॉस्पॉर कहा जाता था। यानी इनकॉस्पॉर कहा जाता था, एक तरह से एक कमीशन बनाया गया था अंतरिक्ष के लिए 1962 में। और इसी संस्था को फिर अपग्रेड करके 1969 में इसी का नाम रखा गया इसरो, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। जो 1962 में संस्था बनी थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, उसको जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के पास जो है उसके निगरानी में ये बनाया गया था। लेकिन स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो ये 69 में इसरो की स्थापना बेंगलोर में की गई। अब आते हैं दूसरे नंबर पे SHAR, इसका फुल फॉर्म होता है श्रीहरिकोटा रिसर्च सेंटर। तो SHAR की स्थापना 1971 में हुई थी और ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के बीच में एक टापू है, वहीं पर यह स्थापित हुआ था। जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है NRSA, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये जो है हासन में है, कर्नाटक में, बेंगलोर से थोड़ा दूर है, ये रिमोट एजेंसी है, ये 1974 में बनी थी। अब SAC ये 1972 में बनी थी और ये अहमदाबाद में है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो दोस्तों इस तरह से इसकी व्याख्या में देखें तो हमें 3-4 प्रकार के उत्तर मिल जाएंगे। पहला इसके स्थापना का क्रम, यानी 62, फिर 69, फिर 71, 74, 72, ये क्रम आप मिला लीजिएगा अपने हिसाब से, पहला कौन कौन इसमें से क्रम से कौन बना। और इनके जो है मुख्यालय भी पूछे जा सकते हैं कहाँ, ये हमने बताया। इसके बाद इनका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे पहलू को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो के सिवन हैं। और अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगर बात करें यहाँ पर, तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई को माना जाता है। उन्हीं के नाम पर थुम्बा में प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया है केरला में। लेकिन दूसरे नंबर पे अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान रहा है सतीश धवन जी का, इसलिए उनके नाम से इसरो जो श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो सेंटर बनाया गया, इसरो ने लॉन्चिंग पैड बनाया है, वो सतीश धवन के नाम से जाना जाता है। तो उसे श्रीहरिकोटा को सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र भी कहा जाता है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर वीडियो को पॉज करके आप इस नोट को बना लेंगे, नोट्स कर लेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल निहितायत आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इनसैट 3B की जब लॉन्च किया गया था तो उस समय निम्नलिखित में से इसरो के चेयरमैन कौन थे? इसमें होगा के कस्तूरी रंगन। दोस्तों हाल ही में कस्तूरी रंगन जी बहुत ही प्रचलित रहे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, जो अभी 29 जुलाई को प्रपोजल जो आया है, जो लागू हुआ है, तो उसके अध्यक्ष भी के कस्तूरी रंगन ही थे। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी संबंधित है, यानी ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं के कस्तूरी रंगन, इनको आप जानते रहेंगे। चलिए इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि व्याख्या को ज़रूर सुनेंगे तो आपके प्रश्न जरूर जो है प्रश्नों का जो है इजाफा परीक्षा में ज़रूर होगा
और तेज़ी से आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग होता है, एक तरह से इसका मतलब हुआ क्रायोजेनिक इंजनों का। तो इसमें ज़रा देखेंगे, इसमें साफ रूप से दिया गया है, साफ साफ देख लेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो सुन लीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है पनडुब्बी नोदन में, दूसरा है तुषार मुक्त रेफ्रिजरेटरों में, सी ऑप्शन है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, और डी है अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। तो इसमें एकदम बिल्कुल सही होगा हमारा कौन, रॉकेट प्रौद्योगिकी में हमारा सही होगा, यानी रॉकेट के लिए जो है ये प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। कौन सी प्रणाली, प्रश्न फिर से देख लीजिए, हमारी कौन से सिस्टम की बात है, निम्न तापीय इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन को रॉकेट प्रणाली में हम इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट 5वां है, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। देखिए मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था और यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। तो थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन था, ये IAS का प्रश्न है। तो दे रहा है, इसमें सही उत्तर बता दें, वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर है। तो इसके बारे में ज़रूर हम चर्चा करेंगे। पहले तो आपको बता दें कि थुम्बा यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। दोस्तों थुम्बा जो है ये 21 नवंबर 1963 को इसरो के अंतर्गत एक लॉन्चिंग पैड के रूप में इसकी स्थापना की गई और यह केरल में तिरुवनंतपुरम के निकट है। यहाँ पर इसकी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पे जो वह भूचुंबकीय है, ये भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट है, इसीलिए थुम्बा, बगल में मुंबई स्थल भी है, तो थुम्बा में जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है स्थापित किया गया। उसका कारण यही, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो थुम्बा इसको आप जानते रहेंगे, इसका फुल फॉर्म भी है, इसका शॉर्ट नेम है TERLS, 21 नवंबर 1963। और ये तरह से पृथ्वी के मैग्नेटिक भू विषुवत रेखीय मैग्नेटिक के करीब होने के कारण यह क्षेत्र चुना गया है। चलिए अगला है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो भारत का जो है ए ऑप्शन होगा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पहला मार्च 1988 में छोड़ा गया था। तो क्या होगा उत्तर हमारा, 1988 में। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ये कहाँ से छोड़ा गया था, यहाँ पे पूछा है जगह का नाम। तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से, बैकानूर से, यानी रूस से। दोस्तों बैकानूर रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन वर्तमान में यह कजाकिस्तान में स्थित है, यानी उस समय जब भेजा गया था तो ये रूस के अधीन, सोवियत संघ रूस के अधीन आता था, और ये 1988 में छोड़ा गया। इसको 1A IRS 1A के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर लेते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होता है तो बोहांग में तीव्र रेल इंजन के रूप में, स्पेस शटल के रूप में, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, स्पेस शटल के रूप में, यानी जो क्रायोजेनिक इंजन है जो अंतरिक्ष में शटल भेजा जाता है उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CV रमन के रमन इफेक्ट की खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये विज्ञान दिवस कब होता है, 28 फरवरी को होता है रमन दिवस, यानी रमन प्रभाव। इन्होंने जो रंग के विक्षेपण की खोज की थी, 7 रंगों की बात की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है किस राज्य में है। तो ये बिल्कुल सही आंध्र प्रदेश होगा। दोस्तों इसके बारे में जानकारी दें कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील है पुलिकट झील, जिसे हम जो है पुलिकट झील के नाम से जानते हैं। यह एक लैगून झील है समुद्र के किनारे, समुद्री तट से जो है तट पर बना हुआ है, उसी के मध्य में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, वहीं पर यह स्थापित है। तो रियल में यह आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में आता है, हालांकि दोनों राज्य की सीमाओं पे है। अगर कभी ऑप्शन दोनों राज्य देता तो इसको हम दोनों मान लेते, लेकिन यहाँ पर एक मान रहा, इसलिए हम आंध्र प्रदेश को लेकर चलेंगे। 10वां नंबर आ रहा है कि वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था। तो उन्हें नक्षत्र भौतिकी के लिए दिया गया था, यानी नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा योगदान दिया, इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल में इसरो द्वारा प्रक्षेपित नौवहन उपग्रह श्रृंखला IRNSS को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या नाम दिया है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, नाविक नाम दिया है। दोस्तों इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका का अपना निजी GPS सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार की व्यवस्था इसरो ने जो है बनाई है। इसके अंतर्गत इसरो ने इंडियन रीजनल नेविगेशनल सिस्टम सैटेलाइट के नाम से 9 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। जो पहला सैटेलाइट भेजा गया 1 जुलाई 2013 को, और जो अंतिम सैटेलाइट भेजा गया 2018 को, यानी 2013 से 2018 के बीच में 9 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज करके स्वदेशी GPS सिस्टम को जो है मजबूत किया गया है। इसके अंतर्गत इस प्रणाली से हम इस सैटेलाइट के माध्यम से 2 से 3 फीट निकटतम स्थलीय दूरी को में पाई जाने वाली किसी भी वस्तु के चित्र को जो है आसानी से वो खींच सकता है। यानी यह एक तरह से हमारी समुद्री जल सीमा और हमारी जो स्थलीय सीमा है या हमारे भूभाग में जो भी इमेज है, उन सारे इमेज से संबंधित सारी जानकारी इमेज जो है इकट्ठा कर सकती है। एक तरह से यह GPS सिस्टम है जिसे हम स्वदेशी GPS कह सकते हैं। अमेरिका ने जब कारगिल वार के समय भारत को GPS सिस्टम देने से मना कर दिया, तो भारत सरकार के अगुवाई में इसरो द्वारा इस स्वदेशी GPS सिस्टम को विकसित किया गया। हालांकि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नौवहन परियोजनाओं के लिए, यानी एक तरह से नेवी द्वारा किया जाएगा। इसका नाम ही है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें सारी जानकारी आपके पास है। और एक चीज़ और बता दें, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए गए सैटेलाइट हैं। इसमें 9 सैटेलाइट 13 से 18 के बीच में छोड़े गए हैं, और सभी सैटेलाइटों के माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। फिर इसके साथ साथ समुद्री और नेवी क्षेत्र का भी की जानकारी इकट्ठा करता रहता है। 12th नंबर क्वेश्चन जो है आते हैं, CV रमन को खगोल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये सरल क्वेश्चन है 1930 में। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन, ये बिहार PCS का है, ऐसे क्वेश्चन सीधे वनडे परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से सभी प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। ऐसा नहीं है कि सिविल में पूछ लिया तो वनडे में नहीं पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न जो है SSC में भी पूछे जा सकते हैं, रेलवे में पूछ सकता है, या यूपी पुलिस या लेखपाल में भी पूछ सकता है। तो हमारा यही सलाह है कि आप जो है सभी प्रश्नों को समान रूप से बारीकी से अध्ययन करें, ताकि आपकी परीक्षा में आपको परीक्षा में सही करने में आसानी हो, तीव्र और शीघ्र गति से सटीक उत्तर आप कर सकें। चलिए अगले 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो लैंडसैट एक भूस्थायी उपग्रह है, यही कथन जो है सही नहीं है। बाकी सारे कथन सही है। इसका मतलब है कि IRS एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है, ये सही है। इनसैट एक भूअस्थायी उपग्रह है, ये भी सही है, इंडियन सैटेलाइट। और स्पॉट एक सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह है, ये भी सही है। तो लैंडस्केप नाम का कोई भी अभियान जो है इसरो द्वारा नहीं चलाया गया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कथन सही नहीं है। अगर 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो IRS का मतलब हुआ इंडियन रीजनल सैटेलाइट, यानी इंडियन रिमोट सैटेलाइट। 1988 में ये शुरू किए गए थे और 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो उसी प्रकार से इनसैट श्रृंखला भी एक अस्थायी उपग्रह है और स्पॉट सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो हमारा उत्तर ए हुआ। अब आया है 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वें नंबर में चलते हैं दोस्तों। इसमें भी जो है क्रम दिया हुआ है, सबका डेट से क्रम हमें बताना है, और ये फुल फॉर्म भी हमें जानना जरूरी है। तो पहला दे रहा है TRLS। तो इसकी स्थापना आपको पहले में मैंने बताया था, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। ये 1963 में बना था। कब बना था दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यही क्रम से इसको मिला लेंगे। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रिसर्च लॉन्चिंग सेंटर 1963 में बना, तो नंबर 1 ही हो गया। फिर है आपका SITE साइट, ये 1975 में बना था। इसका फुल फॉर्म होगा सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट।
ठीक है दोस्तों, सॉरी, सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। साइट का फुल फॉर्म फिर से देख लेंगे दोस्तों, सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। अब आ गया स्टेप। तो साइट कब बना था? साइट 1975 में बना था। और स्टेप दे रहा है तो स्टेप बना था 1977 में, 77 में। तो सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, ये स्टेप हो गया, STEP। और इसके बाद है एप्पल। तो स्टेप कब बना? 1977 में। एप्पल कब बना? 1981 में। इसका फुल फॉर्म एप्पल का देख लें, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें मैंने सारी तिथियां बताई, यानी 1963 पहला होगा, साइट 1975 में दूसरा होगा, स्टेप 1977 में तीसरा होगा, एप्पल 1981 में चौथा होगा। तो इनके फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं और इनका तिथि क्रम भी पूछा जा सकता है। ये UPPCS मेंस का क्वेश्चन दिया है दोस्तों। पहले मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, लेकिन अब जो है 4 पेपर GS के लिखित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ऐसे प्रश्न अब प्री परीक्षाओं में आ सकते हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, BEEO का परीक्षा हो, अथवा UPPCS प्री का हो, CDS NDA या SSC CGL का हो। तो दोस्तों आपसे अनुरोध होगा कि सारे प्रश्नों को आप जो है क्रमवार से आप जरूर ध्यान से पढ़ें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जरूर आपकी परीक्षा में लाभ करेंगे। 15वां है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों थोड़ा इसमें देखो, ईयर सही दिया है और तारीख जो है बदला हुआ है। 1969 सही है, 1969 यानी बी ऑप्शन हमारा 15वें में सही होगा। यानी ISRO की स्थापना 1969 में कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। ISRO सैटेलाइट केंद्र स्थित है, तो ये भी आसान सा है, मैंने पहले बताया था। ये कहाँ है? बेंगलोर में। ISRO सैटेलाइट केंद्र कहाँ पे है? ये बेंगलोर में है, इसका सेंटर बेंगलोर में है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा इसको स्क्रीन बड़ा कर लें। सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट था। तो भारत का प्रथम सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट था। ये 17वें नंबर में चलें तो हमारा उत्तर क्या होगा? 17वें में हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों 1975 में सोवियत रसिया के रॉकेट कॉस्मोड्रोम से जो है इसे भेजा गया था। तो आर्यभट्ट पहला उपग्रह किसके मदद से? रूस की मदद से भेजा गया था। उसका नाम था रॉकेट का कॉस्मोड्रोम। ये भी पूछा जा सकता है कि कॉस्मोड्रोम रॉकेट किस देश का है या कौन सा सैटेलाइट ले गया था। तो 1975 में ये ले गया था। नेक्स्ट है, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोरसैट-1 वर्ष 2003 में कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो 18वें नंबर में सी सही है, श्रीहरिकोटा से भेजा गया, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शैक्षिक उपग्रह एडुसैट का प्रक्षेपण कब और कहाँ से किया गया? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 20 सितंबर 2004 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें तो यहाँ पे दे रहा है एडुसेट। तो एडुसेट का मतलब है ये एजुकेशन से संबंधित है, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए, यानी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। तो यह सैटेलाइट भेजा गया। ये भी UPPCS का प्रश्न है और जो इससे पहला प्रश्न पूछा था वो CDS का प्रश्न था। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न जो है ये आपको विविध रूप से सभी परीक्षाओं में कहीं न कहीं जरूर पूछे जा सकते हैं। तो 20वां नंबर प्रश्न है जो 23 है, उसमें चलते हैं। ये SBI में पूछा है कि भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम की स्थापना कहाँ की गई? ये कुरुक्षेत्र में की गई। 20वां नंबर प्रश्न में हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2010 में भारत के किस अंतरिक्ष केंद्र में विस्फोट हुआ था? तो ये श्रीहरिकोटा में, यानी सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा ISRO को एस्ट्रोसैट उपग्रह विकसित करने की अनुमति दी गई। 2009 में प्रक्षेपित किए जाने वाले यह उपग्रह अध्ययन करेगा। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए भेजा गया था। दोस्तों इसके बारे में जानकारी ये बता दें कि इसका देखिए, अगर इसका इंग्लिश वर्जन इसका हिंदी करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ये एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, यानी खगोलकी से संबंधित है, यानी ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसीलिए तो ऐसे कुछ प्रश्नों को, इसीलिए
प्रश्न को प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी होता है, यानी पढ़ाई के बाद कितनी भी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बाद प्रश्नों का प्रैक्टिस ज़रूर होता है, क्योंकि उससे हमारी कमजोरी निकल कर आती है और कुछ जो मुद्दे क्लियर नहीं होते क्लियर हो जाते हैं, और कुछ तो हम अगर पढ़ें तो उसमें पढ़ने से ही हमारे मन में प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए तो एस्ट्रोसेट यानी एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोसेट हो गया, तो इसमें हमारा उत्तर बी ऑप्शन होगा, ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह था, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, तो ये हमारा कौन होगा, ये ऑप्शन ही सही होगा, यानी एप्पल। एप्पल के बारे में हमने बताया था, कब आया था, ये 1921 में स्थापित किया गया था। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, यानी 23 नंबर में क्वेश्चन में हमारा क्या क्वेश्चन सही हो रहा है, ए। तो ये एप्पल 1981 में छोड़ा गया था संचार उपग्रह। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय उपग्रह के इनसैट श्रृंखला आरंभ हुई थी। तो इसके बारे में मैंने पहले ही शुरुआत में ही मैंने इंट्रोडक्शन किया, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 24वें में हमारा सी सही होगा, 3 जनवरी 1983 में। हालांकि इनसैट श्रृंखला की शुरुआत 1982 में इनसैट 1A के नाम से हुआ था, लेकिन ये सफल नहीं रहा। सफल श्रृंखला की शुरुआत 1983 में इनसैट 1B के नाम से शुरू हुआ। कहाँ से भेजा गया था, ये रूस से भेजा गया था, कजाकिस्तान से, बैकानूर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम दूर संवेदी उपग्रह IRS-1A प्रक्षेपित किया गया। तो 25वें नंबर में ए सही है, मार्च 1988 में किया गया था, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला दूर संवेदी उपग्रह IRS-1A, इंडियन रीजनल सैटेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अर्थ सैटेलाइट स्टेशन कहाँ पर स्थित है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर लोग फंस जाएंगे, कुछ तुम्बा मारेंगे, कोई श्रीहरिकोटा। मैं उत्तर बता दूं, आवी ये महाराष्ट्र में है, MH यानी महाराष्ट्र में है आवी। याद रखिएगा, आवी जो है एक नया नाम है। देखिए थुम्बा आपको पता है केरल में है, यहाँ पे लॉन्चिंग पैड है विक्रम साराभाई जी के नाम से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के मध्य में है, और ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में इसको सतीश धवन कहते हैं। आवी जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ESS यानी अर्थ सैटेलाइट स्टेशन हमारा कहाँ है, वो महाराष्ट्र में आवी में है। और त्रिवेंद्रम जो है, त्रिवेंद्रम के निकट ही थुम्बा है, यानी तिरुवनंतपुरम के निकट ही हमारा थुम्बा है। तो इसमें अगर उत्तर देखा जाए तो हमारा ये होगा। इनका विश्लेषण हमने स्क्रीन पर किया, उसे आप ध्यान रखेंगे। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थित है, तो इसमें जो है द्वीप दे दिया है, झील का नाम, सीधे झील का नाम दिया है। ये भी UPPCS मेंस का सवाल है। तो पुलिकट झील, तो पुलिकट कैसा झील है, ये बंगाल की खाड़ी में एक लैगून झील है, तो पुलिकट झील में होगा। और ये जो चिल्का झील है, चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में है। यहीं पर, यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा सैटेलाइट नहीं होगा। चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। महानदी का मुहाना भी ये तो उड़ीसा में होगा, गोदावरी का मुहाना आंध्र प्रदेश में होगा। ये सारे ऑप्शन को हम देख लेंगे दोस्तों, कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न जरूर आएंगे, इसको आप याद रखिए। चलिए, मई 2005 में भारत ने प्रक्षेपित किया, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित दिया है। तो 28 नंबर में होगा मैटसेट, एनसेट 3B, एडुसेट, कार्टोसेट 1। 28वें नंबर में हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, यानी कार्टोसेट होगा। तो कार्टोसेट 1 जो है हमारा सही हो रहा है। तो कार्टोसेट 1 से किया क्या जाएगा देखिए, कार्टोसेट के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो कार्टोसेट जो सैटेलाइट है हमारा, उसके द्वारा, कार्टोसेट सैटेलाइट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा, ये मैं जो है 28वें नंबर को फिर से देख लेते हैं दोस्तों। मई 2005 में भारत ने प्रक्षेपित किया, तो 28वें में देखा जाए तो डी ऑप्शन है कार्टोसेट 1। पहले इसको हम टिक कर लेते हैं। अब जो है, अब ये सवाल दे रहा है, क्या दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला उपग्रह होगा जो जल्दी ही पूरी तरह परिचालनात्मक होने पर पूर्णतः स्टीरियो या पृथ्वी की 3D चित्रावलियाँ देगा।
तो 29 नंबर में सी सही है, यानी 5 मई 2005 को 618 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ये प्रक्षेपित किया गया था, यानी कार्टोसेट 1, जिसकी बात अभी मैंने की। तो कार्टोसेट 1 के द्वारा ही यह 3 डायमेंशन चित्र आएंगे। दोस्तों इसके बारे में छोटी जानकारी दे दें कि ये कार्टोसेट भेजा गया 2005 में। ये दो साइड से जो है, दोनों साइड से 2 सैटेलाइट को भेजा गया है, जो कि सूर्य के 3 डायमेंशनल चित्र को जो है खींच करके हमारी धरती पर भेजेगा। और ये 618 इसका मतलब हुआ कि ये इसे हम जो है किस मंडल में स्थापित किए हैं। अगर ऐसे प्रश्नों को देखना है दोस्तों तो पिछले वीडियो को आप क्रम से देखिए। मैं सभी लगभग खगोलकी के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन के वीडियो डाले हैं क्रम से। तो आप उसको क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, मध्य मंडल की आयन मंडल, तो 664 किलोमीटर तक आयन मंडल है। तो ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि कार्टोसेट 1 को किस मंडल में प्रक्षेपित किया गया है। तो 664 किलोमीटर यानी आयन मंडल में कार्टोसेट 1 को प्रक्षेपित किया गया है। दोस्तों ये जो सैटेलाइट हैं वो अलग अलग मंडलों में अपनी उपयोगिता के अनुसार स्थापित किए जाते हैं। ज़्यादातर जो संचार होते हैं वो किस में होते हैं, आयन मंडल या उससे ऊपरी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो जो 29वां नंबर प्रश्न में हमारा सी सही होगा, यानी कार्टोसेट 1, यानी कार्टोसेट 1 सूर्य के पिच तस्वीर को लेने के लिए स्थापित किया गया है अंतरिक्ष में, यानी आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर, सिंथेटिक रबर क्या है। तो ये नियोप्रीन होगा। नियोप्रीन यानी रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर, सिंथेटिक रबर क्या है, नियोप्रीन। दोस्तों इसके अलावा रॉकेट में मिट्टी के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी प्रश्न जो है आगे हमारे बैंक में है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने लगभग 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत किया और इसमें हमने सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी की और उसके संबंधित तिथियों के बारे में, उनके फुल फॉर्म का विश्लेषण किया। तो आपसे विशेष अनुरोध होगा कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। तो आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को के साथ जुड़ करके आप अपनी परीक्षा की नियमित तैयारी कोरोना काल में घर पर रह के करिए। यही हमारी आपसे आशा है कि आप खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।